नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फाइनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स खत्म हो जाएगा। हम इसमें सारे वही टॉपिक्स करेंगे जो फटाफट से वो जो आपके बुक में है वो, प्लस जो टॉपिक आपको कैंसिल हो चुके हैं वो मैं लास्ट में एक बार सिर्फ फॉर्मूला के लिए आपको रिवाइज कर दूंगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी एंट्रेंस एग्जाम में आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हो जाएगा। कल दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में इसकी पूरी हम एक्सरसाइज कर देंगे ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर सीधा हम 10 चैप्टर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो लास्ट में हमने बल्क मॉड्यूलस देखा था, आज उसके रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम 1.01 into 10 to 5 Pascal to this. Change in volume is 10% keeping temperature constant. Pressure is changed किधर से, this to this, मतलब प्रेशर चेंज कितना हो जाएगा 1.165 into 10 raised to 5 minus 1.01 into 10 raised to 5। तो P कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0.155 into 10 raised to 5 पास्कल। ओके, और हमारे पास परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10%। 10% मतलब उसको 0.1 लिख सकता हूँ। तो बल्क मॉड्यूलस हमें जो कैलकुलेट करना होता है, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा नहीं आएगा, P अपॉन डेल V बाय V। माइनस क्या इंडिकेट करता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज यहाँ पे नॉर्मल P डेल V बाय V लिखेंगे। P कितना है आपका 0.155 इंटू 10⁵ अपॉन डेल V बाय V है 0.1, तो इसका आंसर आएगा 1.55 इंटू 10⁵ पास्कल। ये के होता है बल्क मॉड्यूलस, सिंपल। नेक्स्ट, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन, ये आई थिंक सो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, बराबर है। एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल वी बाय वी ऑफ वाटर एंड द बॉटम ऑफ द ओशन इज, फ्रैक्शन मतलब डेल वी बाय वी फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आपको स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा। स्ट्रेस का फॉर्म, क्यों स्ट्रेस क्यों फाइंड करना है भाई सर, स्ट्रेस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, क्यों क्यों क्यों, बिकॉज फॉर्मूला क्या बल्क मॉड्यूलस का, फोर्स दैट इज स्ट्रेस अपॉन डेल वी बाय वी, एक्चुअल फॉर्मूला वो है, बराबर है बल्क मॉड्यूलस का। उसको तो फिर हमने P डेल V बाय V में कन्वर्ट किया था। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर exerted by water for 3000 मीटर। अभी देखो एक बात समझ लो, आप जैसे जैसे पानी के अंदर जाओगे ना, जैसे जैसे पानी के अंदर जाओगे, इधर प्रेशर अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर अलग होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला पानी है वो आप पे क्या करेगा, प्रेशर डालने की स्टार्ट करेगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है एच रो जी। ये कहाँ से आया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फिर वो एरिया मतलब एरिया, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन mg, फिर उसको वो सारे फॉर्मूला में कन्वर्ट करते गए तो एच रो डी उसका फॉर्मूला आएगा। एच कितना है 3000 मीटर है, रो कितना है आपको, ये एच रो डी आपको शायद नेक्स्ट चैप्टर में भी पता चल जाएगा। रो रो मतलब डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी हमें वाटर की पता होती है, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000, और जी कितना है 10, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन डेल वी बाय वी। तो देयरफॉर डेल वी बाय वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉड्यूलस। स्ट्रेस कितना है 3 इंटू 10⁷, और बल्क मॉड्यूलस हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁹, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.36 इंटू 10⁻², मतलब 1.36% चेंज आएगा। मतलब आप 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर नीचे चले जाओगे तो आपकी बॉडी का वॉल्यूम या कोई भी चीज का वॉल्यूम इतना चेंज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, अ स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01%। तो ये क्या है, डेल वी बाय वी 0.01% मतलब 0.01 बाय 100, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको एज इट इज रख दो, इसको हम क्या लिख सकते हो ऊपर 10⁻⁻⁴। ओके, when taken to a bottom of sea of 1 kilometer deep, और डेंसिटी ऑफ सी वाटर भी गिवन है, और बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मेटल ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन डेल वी बाय वी।
स्ट्रेस मतलब यहाँ पे एच रो जी लगेगा, डेल वी बाई वी मतलब 10⁻⁻⁴। एच कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो जाएगा। रो कितना है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू 10। ओके, जी की वैल्यू 10, होल अपॉन नीचे है तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे सबसे पहले लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल देंगे इसके लिए, वरना आपको 9.8 भी लेना पड़ता था। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, बल्क मॉड्यूलस को कैसे उसका फॉर्मूला अप्लाई करना, और ये शायद आपको क्लियर हो चुका है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया आप लोगों ने। फिर अब हम ये टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब देखो, जब कभी भी इलास्टिक हम बिहेवियर करते हैं, किसी भी चीज को खींचते हैं, स्ट्रेस कंप्रेस, तो उसके बाद क्या होता है, द बॉडी इज रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। बराबर है, ये है इलास्टिक बॉडी का मतलब, क्योंकि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वापस आ जाएगा। बट उसमें एक चीज है, सम बॉडीज रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। बहुत सारी बॉडी तो खींच के ही वापस आ जाएगा, मतलब रबर को खींच के तो वापस आ जाएगा, बराबर है। वेयर सम बॉडीज टेक लॉन्गर टाइम टू डू सो, वेयर बहुत सारी बॉडीज ऐसी होती है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। नाउ द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय अ बॉडी, वो जो डिले आता है, धीरे 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 आता है ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब वो जब बॉडी धीरे धीरे अपने ओरिजिनल शेप में आती है उसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। इन गैल्वेनोमीटर सस्पेंशंस मेड फ्रॉम कॉर्ड्स और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज एलॉय आर यूज्ड बिकॉज़ देयर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज स्मॉल। गैल्वेनोमीटर में आपने देखा होगा ना, फटाफट से ऐसे हो जाता है, 10th में आपने पढ़ा था, बराबर है। जितना जल्दी वो करंट पास होगा तब तक ऐसा करंट, मैग्नेट मूवमेंट, मैग्नेट को आप मूव करोगे तब तक ऐसा, फिर जैसे स्टॉप कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो फटाफट से आ सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉर्ड्स यूज किया है, कॉर्ड्स यूज किया है जिसकी वजह से उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होता है। ओके, ऑन द कॉन्ट्रारी a glass fiber takes hour to regain its original state, बट ग्लास फाइबर होता तो वो उसको बहुत टाइम लगता। ओके, ऐसा ही एक और वर्ड है जिसका नाम है इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग मतलब, फैटिग मतलब क्या, परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब परमानेंट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाना। जैसे मैं समझाता हूँ, इलास्टिक फैटिग इज डिफाइंड एज अ लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल कॉज्ड ड्यू टू रिपीटेड alternating strengths which the material is subjected। अगर आप कोई भी मटेरियल को बार बार खींचोगे, जैसे आपको पता है लेडीज लोग माथे में रबर डालते हैं, उसको बार बार खींचते हैं, बार बार खींचते हैं, बार बार खींचते हैं, तो एक टाइम आएगा कि फिर वो उसकी इलास्टिसिटी गायब हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक फैटिग। A hard wire can be broken by bending it repeatedly in the opposite direction as it loses the strength due to elastic fatigue। बहुत बार आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे पतले पतले लोखंड लोहे के वायर होते हैं, आयरन के वायर, उसको तोड़ना होता है तो आप ऐसे 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 करते रहते हो, पता है, बार बार ऐसे 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 करते रहते हो, तो बीच में से वो ब्रेक हो जाता है। क्यों, दैट इज ड्यू टू इलास्टिक फैटिग। फॉर द सेम रीजन द रेलवे ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर अ रीजनेबली गुड पीरियड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ मिशन। सारे रेल ट्रैक किससे बने होते हैं, आयरन से, इसलिए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 5 साल 10 साल, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि वो बार बार उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, किसके फॉर्मेट में, ट्रेन के फॉर्मेट में, तो उससे फिर कभी भी वो टूट ना जाए। और एक बार पता है कि टूट जाता है तो फिर रेल डीरेल हो जाती है और बहुत सारे लोग उसमें घायल हो सकते हैं, तो उसके लिए उसको ऐसा करा जाता है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, पहला इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मतलब वो अपनी पोजीशन पे आने में ज्यादा टाइम लगता है, उसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। और इलास्टिक फैटिग मतलब कि कंटिन्यूसली उसमें बार बार स्ट्रेन अप्लाई करने से, बार बार स्ट्रेस अप्लाई करने से बार बार उसमें जो स्ट्रेन होगा उसके कारण उसमें परमानेंट वो कुछ चेंज आ जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिक्रीज हो जाती है, उसको हम इलास्टिक फैटिग बोलते हैं। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, वो जो मैंने पढ़ा है आपको वो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब एप्लीकेशन। Any metallic part of a machinery is never subjected to a stress beyond the elastic limit। ये आप भी जानते हो, इलास्टिक लिमिट का मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इलास्टिक लिमिट फाइंड करने का रीजन ही वो होता है कि कोई भी मशीनरी है उसके अंदर जो मटेरियल यूज करना है तो उस पर हमें पहले से ही आइडिया हो कि भाई इस पे इससे ज्यादा हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना उसके लिए है बेनिफिशियल नहीं होगा, तो उस हिसाब से फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। This is because a stress beyond elastic limit will permanently deform that metallic part। परमानेंटली उसको डिफॉर्म कर देगा उस मेटेलिक पार्ट को। आया समझ में। दूसरा, द थिकनेस ऑफ मेटेलिक रोप्स यूज्ड इन क्रेन्स
to lift heavy load is decided from the knowledge of the elastic limit of the material and the factor of safety. आपको पता है कि भाई वो जेसीबी होते हैं या बहुत सारे क्रेन्स होती है जो बहुत बहुत हैवी मटेरियल उठा के फेंकती है, हैवी मटेरियल उठा के फेंकती है, तो उनकी जो रोप्स बनती है वो किससे बनी होनी चाहिए और वो कितना लोड उठा सकती है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा रुकिए। ओके, कैसा होता है कि भाई ये ना देखो, ये क्रेन होती है, उसका इतना बड़ा वायर होता है, ये वायर इतने मोटे मोटे होते हैं कि भाई दिख रहे हैं अभी छोटे हैं, अब कितने मोटे होने चाहिए, क्रेन को कितना वेट उठाना है, मैक्सिमम कितना उठा सकता है, वो सब आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, इससे। सपोज अ क्रेन हैविंग अ स्टील रोप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 10 टन, 10 टन मतलब 10,000 किलो, बराबर है। तो रोड इज यूजुअली डिजाइन फॉर अ सेफ्टी फैक्टर ऑफ 10। सेफ्टी फैक्टर ऑफ 10 मतलब मान लो 10,000 किलो उठाना तो उससे 10 गुना ज्यादा ही रखने का उसकी वैल्यूज, कि भाई वो 1 लाख किलो उठा सकता है, 10,000 किलो आराम से उठा सकेगा। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर ऑफ 10 मतलब जितना उठाना है उससे 10 गुना और वो वेट उठा एक्चुअली सकना चाहिए, मतलब 10⁵ kg। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज mg बाय एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो 10⁵ इंटू जी की 9.8 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेट और इलास्टिक लिमिट फॉर स्टील आपको पता है कितनी होती है, 30 इंटू 10⁷. अगर आप उसमें स्ट्रेस की जगह पर डाल दोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आर की वैल्यू आएगी 0.032 मीटर, मतलब 3.2 सेंटीमीटर थिक होना चाहिए एक वायर, तो वो आराम से इतना वेट उठा सकेगा। ठीक है, अ सिंगल वायर ऑफ दिस मच रेडियस वुड बी अ रिजिड रॉड। अब इतना मोटा रोड होता नहीं है, तो इसलिए आप देखो मैंने जैसे यहाँ पे बताया, हर एक रोड जो है वो छोटे छोटे और रोड से बना हुआ है, इसलिए एक इतना मोटा इतना रोड नहीं होता है, वो छोटे छोटे रोड्स को मिलके एक बड़ा रोड बनाते हैं। वो आया समझ में, उसका रीजन वही है, अ सिंगल वायर ऑफ दिस मच रेडियस वुड बी अ रिजिड एंड फॉर द ईज इन मैन्युफैक्चर एंड फॉर द इम्पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए आप देखा होगा फ्लेक्सिबल भी होते हैं क्रेन के वायर्स, देख लो यहाँ से पूरा रोटेट हो सके, और अगर वो रिजिड वायर लिया होता तो वो फ्लेक्सिबल हो सकता नहीं। रिजिड रॉड आपको पता है कि भाई 3.2 सेंटीमीटर का रॉड आप उसमें डालते हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, घर और उनके लिए, बराबर है, वो आप बैंड भी नहीं कर पा सकते, करना हो तो बहुत फोर्स देना पड़ता है, वैसे ये तो इजीली बैंड हो सकता है, क्यों, बिकॉज ये छोटे छोटे और वायर से बना होता है इसलिए। ठीक है, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स ब्रेडेड टुगेदर, ब्रेडेड टुगेदर मतलब मिक्स किए गए। ओके, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट, the knowledge of elasticity is applied in designing a bridge such that it does not bend too much or break under the load of traffic or force or of the wind on its own weight। अब मान लो कि ये ब्रिज है, ठीक है, ये उसके दो सपोर्ट्स होते हैं, कितना वेट हम डालेंगे कि वो बैंड ना हो जाए। देखो कोई भी चीज पे लोड डालोगे तो बैंड तो होगा ही, तो हम वो जो बैंड जो है बैंड डेल्टा है उसको मिनिमम रखना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो उस पर W उसका वेट है, L उसकी लेंथ है, B उसकी ब्रेड्थ है, D उसकी थिकनेस है और डेल्टा उसका बैंड हो रहा है, तो ये डेल्टा का फॉर्मूला, बैंड इतना होगा वो। ओके, डिप्रेस जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन होगा मतलब वो नीचे बैंड होगा इतने अमाउंट से। ओके, अब ये चीज आपको इसलिए याद रखनी पड़ेगी बिकॉज अगर डेल्टा बहुत ज्यादा होगा बैंड, तो बीच में से टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये ब्रिज टूट गया, ओके, क्योंकि कितना हैवी ट्रक है देखो इस पे, अब जैसे ही ट्रक उस पे जा रहा है उसका बैंड ज्यादा हो गया, इसलिए वो बीच में सीधा टूट जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेंडिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ मटेरियल विद अ लार्ज यंग्स मॉड्यूलस। बैंड का हमने फॉर्मूला देखो क्या लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू WL³ बाय 4YBD³। डेल इज इक्वल टू W, क्या फॉर्मूला, WL³ बाय 4YBD³, WL³ बाय 4YBD³, मतलब जितना y ज्यादा उतना बैंड कम हो जाएगा, एज डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू d का पावर -3 एंड ओनली टू b का पावर -1। d मतलब उसकी थिकनेस, ब्रेथ उतना ही बल है, ब्रेथ मतलब समझ रहे हो ना, b हमने देख लिया, ये ब्रेथ है और ये d, जितना आप मोटा बनाते जाओगे, जितना मोटा बनाते जाओगे, ये देख लो, मोटा इन द सेंस कि वो इतना मोटा, आप उसकी ब्रेथ बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रेथ वो सिर्फ पावर 1 के हिसाब से चेंज हो रहा है, d³ तो उस हिसाब से चेंज हो रहा है। So depression can be decreased more effectively by increasing the depth rather than the breadth. But a deep bar has tendency to bend under the weight of a moving traffic. वो भी है, बराबर है। अब देखो कोई भी इतना मोटा बार होगा, कोई भी इतना मोटा बार, तो
ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा तो ऐसा बैंड हो जाएगा। बी, दिस बैंडिंग इज कॉल्ड बकलिंग, इसको बकलिंग बोलते हैं। हेंस अ बेटर चॉइस इज टू हैव अ बार ऑफ आई शेप्ड क्रॉस सेक्शन, आई शेप्ड। मोस्ट ऑफ जगह पे आई शेप्ड ही होता है। आई शेप्ड का काम इसलिए होता है क्योंकि देखो ऊपर पूरा वेट बैलेंस हो गया, नीचे भी पूरा वेट बैलेंस हो गया। And this section provides a larger load bearing surface and enough depth to prevent bending. Also, this step reduces the weight of the beam without sacrificing its strength, hence reduce the cost. एक सिर्फ ऊपर और नीचे आई शेप डालना है तो इसलिए उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा। वेरएज और मोटा मोटा बनाते जाओगे आप उसकी डी, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। डी मोटा जैसे बनाते जाओगे और उसकी कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो उससे बेटर ये शेप दे दो तो उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओके, यही सारी चीजें आर्किटेक्ट में पढ़ाई जाती है, यही सारी चीजें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, यही सारी चीज आपको आगे काम आएगी, बट पढ़ोगे तो, वरना कोई मतलब नहीं है। हाँ, नेक्स्ट, द मैक्सिमम हाइट अ माउंटेन ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन शियर मॉड्यूलस ऑफ रॉक। अभी शियर मॉड्यूलस ऑफ रॉक आपको सिखाया नहीं है मैंने। अभी देखो ऑब्वियस ये भी बात समझ लो, ये बात तो आप भी जानते हो कि भाई हमारे अर्थ पे मैक्स टू मैक्स वेट ऑफ एंड वेट नहीं, हाइट ऑफ एनी माउंटेन इज 10 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं। क्यों उससे ज्यादा नहीं हो सकता है? उसका रीजन है क्योंकि उसका खुद का वेट उसे सर्वाइव नहीं करने देगा, इसलिए वो ऊपर से जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है, ठीक है। तो हम उसके लिए उसका वेट फाइंड करते हैं। वेट का फॉर्मूला हमने अभी क्वेश्चन किया, क्या था फॉर्मूला उसका? एच रो जी था, बराबर है। तो एच मैक्स हमें फाइंड, और वेट मतलब देखो उसका डेंसिटी हमें पता है, रॉक की डेंसिटी इतनी होती है 3 इंटू 10⁻³ और उसकी इलास्टिक लिमिट इतनी होती है, बराबर है, क्लियर हो गया। तो एच रो जी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस जो भी बोलो वही हुआ, बराबर है। तो उसको कंपेयर करोगे, रो आपको पता है 3 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू होती है 10, सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर। अब सिंस आपको शेयर मॉड्यूलस में बाद में पढ़ाऊंगा इसलिए आपको आइडिया आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, एच रो जी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मतलब वो हो जाएगा क्या? स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब इलास्टिक लिमिट दी हुई है, सब कुछ वैल्यू डालोगे तो 10 किलोमीटर। एंड दिस इज द नियर बाय हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, एंड हाइट ग्रेटर देन दिस विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द शियरिंग स्ट्रेस ड्यू टू द वेट ऑफ द माउंटेन। खुद के वेट के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, पक्का? तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब 3 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, इलास्टिक एनर्जी, यंग्स मॉड्यूल, शेयर मॉड्यूलस और पॉइसन रेशियो, जो आपके सिलेबस में कट है, बट है क्या बोलते हैं, जेडबल नीट के लिए शायद आपको काम आ सकता है। तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ो, जिनको नहीं पढ़ना वो आप इधर से वीडियो छोड़ सकते हो। मॉड्यूलस रिजिडिटी और शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस मतलब आपको पता है फोर्स कहाँ पे अप्लाई करना है? टेंजेंशियल फोर्स। अब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे उसके कारण ओरिजिनल जो उसका शेप था उसमें शेप कितना चेंज आया? डेल एल, एरिया तो सेम रहे, नीचे वाला फिक्स शेप है, ये उसका 3D व्यू है, ये उसका 2D व्यू है। चेंज इन लेंथ कितनी हुई? डेल एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल है। फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया? टेंजेंशियल फोर्स। नाउ विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखो यंग्स मॉड्यूलस लेंथ के रिलेटेड था, मतलब चेंज इन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम के रिलेटेड था, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और शियर मॉड्यूलस टेंजेंशियल फोर्स के रिलेटेड है, इसलिए टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। As shown in figure, consider a rectangular block whose lower face is fixed and a tangential force F is applied over its upper surface of an area A. An equal and opposite force F comes into play on its lower fixed surface. अब देखो फ्रिक्शन के कारण ऑपोजिट में F इतना लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा। अगर आप इस पे फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो तो ये फोर्स फिक्स्ड है, इसलिए वो फ्रिक्शन के कारण उसे आगे बढ़ने नहीं देगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। The two equal and opposite forces form a couple which exerts a torque. ये भी बात है। As the lower face of the block is fixed, the couple shears the block into a parallel pipe. नीचे वाला फिक्स है इसलिए वो क्या करेगा? सिर्फ ऊपर वाले को ही मूव करेगा, नीचे वाला तो एज इट इज रख देगा। ओके, और वो पैरेलल पाइप्ड बन जाएगा, जिसके कारण उसका जो ऊपर वाला फेस है वो डेल एल डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। ए से कहां पे शिफ्ट हो गया? ए डैश, मतलब ए डैश इज इक्वल टू डेल एल। अब उसकी ओरिजिनल जो लेंथ है ए बी और डी सी वो तो एल ही है। अब वो कितना चेंज हो रहा है? मान लेते हैं वो थीटा, थीटा उसमें एंगल चेंज आ रहा है। अब क्यों थीटा हमने फाइंड किया? बिकॉज हमें जो शियर मॉड्यूलस फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या है?
शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ओके, तो सबसे पहले हम टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना है? टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, शेयर स्ट्रेन कितना होता है? शेयरिंग स्ट्रेन होता है थीटा, दैट इज टेन थीटा, अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा ही होता है। टेन थीटा क्या होगा? ऑपोजिट डेल एल बाय एडजेसेंट एल। तो देयरफॉर बल्क मॉड्यूलस को एटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटा से क्या होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला था एफ बाय और शेयर स्ट्रेन होता है थीटा। तो एफ बाय अपॉन थीटा क्या है? डेल एल बाय एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ बाय ए इंटू एल बाय डेल एल। आप बोलो सर ये तो यंग्स मॉड्यूलस जैसा ही है। यंग्स मॉड्यूलस जैसा है, बट यहाँ पे जो डेल एल चेंज होता है वो शेयर स्ट्रेस के कारण चेंज हो रहा है, इसलिए। ओके, एंड सिंस सारा है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसलिए उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जैसे मैंने आपको बताया ये यंग्स मॉड्यूलस जैसा ही है, तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ ये यंग्स मॉड्यूलस से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो ये बहुत सारे मटेरियल है, उसका ये शेयर मॉड्यूल है, ये एल्यूमिनियम का, ब्रास का, कॉपर का, ये सब। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए शेयर मॉड्यूलस जो है वो यंग्स मॉड्यूलस से 3 टाइम्स कम है। समझ में आया? 3 टाइम्स कम है। ओके, एक और चीज आपको जो मैं समझाना चाहता था ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इलास्टिक हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन फिजिक्स दैट इन द डेली लाइफ। इन डेली लाइफ अ मटेरियल व्हिच स्ट्रेचेस मोर इज सेड टू बी मोर इलास्टिक, ऐसा हम मानते हैं रियल लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। बट उसको मिसनोमर बोलते हैं। मिसनोमर मतलब वो इजीली स्ट्रेच हो सकता है। इन फिजिक्स अ मटेरियल, सुनना बहुत ध्यान से, मटेरियल स्ट्रेचेस टू अ लेसर एक्सटेंट फॉर अ गिवन लोड इज कंसिडर्ड टू बी मोर इलास्टिक। लेस खींचेगा ज्यादा लोड में, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? ओके, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप किसी भी चीज को खींचोगे, छोड़ दोगे तो वापस अपनी जगह पे क्यों आ रहे? बिकॉज उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। तो व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, इंटर-एटॉमिक फोर्सेस कम इनटू प्ले व्हिच अपोज द चेंज। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स। वो तो अपने आप से इतने जॉइंट होते हैं कि वो दूर जाना नहीं करेंगे, बट हम उस पर वर्क करके उसको दूर लेके जा रहे हैं। उस पर वर्क डन किया, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट एज अ फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? तो अब उसका एक्सप्रेशन, मान लो एफ फोर्स हमने अप्लाई किया ऑन द लेंथ एल, जिसके कारण उसमें इंक्रीज इन लेंथ कितना आया? डेल एल। अब इनिशियली फोर्स 0 था, और जब हम डेल एल हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसके कारण फोर्स 0 से कितना आ गया? एफ। तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? एवरेज फोर्स मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, मतलब एवरेज फोर्स आ गया एफ बाय 2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। एवरेज फोर्स एफ बाय 2, इंक्रीज इन लेंथ है डेल एल। और ये जो एवरेज फोर्स है वही का वही पूरा किस में स्टोर्ड हो जाता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाफ इंटू एफ इंटू डेल एल। ओके, अब ये एफ है, उसको हम स्ट्रेचिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स, और डेल एल मतलब इंक्रीज इन लेंथ। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हुआ। आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका मैं क्या बोला। पहले कुछ भी नहीं था इसलिए 0 फोर्स, बाद में फोर्स अप्लाई किया एफ। तो आप बोलो सर एवरेज क्यों लिया? बिकॉज जो इंक्रीज इन लेंथ है वो एवरेज फोर्स के कारण हुई है, टोटल फोर्स के कारण नहीं होती है। आपने जो धीरे 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 फोर्स दे रहे हो उसको एक साथ सडनली फोर्स नहीं दी दिया, इसलिए उसको एवरेज। इंटीग्रेशन भी डाल सकते हो, बट इंटीग्रेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, ना लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, बराबर है। तो उसको मैं ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखो हाफ तो है ही, एफ बाय आपका स्ट्रेस हो गया, डेल एल बाय आपका स्ट्रेन हो गया, और ए इंटू एल क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वायर। ये तो काम बढ़िया हो गया। ठीक है, तो यू का दूसरा फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। सब में जब वॉल्यूम डिवाइड में आ जाएगा वो डेंसिटी आ जाएगा। तो इलास्टिक एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी? यू बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, तो यू का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।
बट स्ट्रेस का दूसरा फॉर्मूला है यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की जगह पे यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यू का ये तीसरा फॉर्मूला। ये बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं जो आपको एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं फॉर नीट एंड जेडबल। ये चीज समझ में आई ना, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वहां से स्ट्रेस क्या निकला, y इंटू स्ट्रेन। ओके, और लास्ट छोटा सा टॉपिक, और वो है पॉइजन्स रेशियो। When a wire is loaded, its length increases but its diameter decreases. ये तो आप भी जानते हो, देखो length increase हुई but diameter d minus del u हुआ। The strain produced in the direction of applied force is called longitudinal strain, strain नीचे हुआ, and that produced in the perpendicular direction is called lateral strain, और perpendicular direction में होता है तो उसको lateral strain बोलते हैं, but नीचे आया इसलिए longitudinal। Now within the elastic limit, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio, बराबर है। Now suppose the length of the loaded wire increases from L to L plus del L, पहले कितना था L, अब वो L से क्या हो गया L plus del L, और उसका डायमीटर D से क्या होगा D माइनस del D, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन del L by L, और लेटरल स्ट्रेन क्या आया, डायमीटर कम हो गया, देख लो डायमीटर कम हो गया माइनस del D by D, तो पॉइजन रेशियो क्या है हमारा, पॉइजन रेशियो सिग्मा होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस del D by D अपॉन del L by L, ये रहा उसका फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस L by D del D by del L। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रही है, देखो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दोनों तो इंक्रीज नहीं हो सकते। अगर आप डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब मान लो डायमीटर को इंक्रीज करते हो तो लेंथ ऊपर जाती, ऐसे खींचते तो लेंथ कम हो जाती ना। ओके ठीक है, और सिंस ये रेशियो है स्ट्रेन बाय स्ट्रेन का, वैसे भी स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी, तो रेशियो बाय वापिस स्ट्रेन का रेशियो, वो भी क्या होगा, इट इज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। मैंने ये लास्ट के 3 टॉपिक इसलिए फटाफट से करवाया बिकॉज जिनको समझने, देखो बोर्ड्स में नहीं आने वाले, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दिया, फॉर्मूलाज याद रखना है, और उसमें कुछ इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका एक्सरसाइज कर लेंगे। तो स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।